नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान बीते दिन हो चुका है। अब दूसरे चरण की तैयारियां भी जोरों पर है। पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली रैली महाराष्ट्र के नांदेड़ में की है। प्रधानमंत्री मोदी का एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए आज एक ही भविष्यवाणी भी की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड से भगा दिया जाएगा और पार्टी को उनके लिए एक और सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ जाएगी। इस बात से यह तो साफ ही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के हारने की बात कही है। अभी से कहना शुरू कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा है कि 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ते नजर आएंगे। एक दूसरे के बाल नोचने वाले ये सभी विपक्षी दल एक दूसरे के बाल खींच लेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उन्होंने भी कोई मौका नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अभी जो भी बात की जा रही है वो जुमले का जवाब 4 जून को वो देंगे। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार कपड़ा फाड़ चुनाव भी देखने को मिलेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमने बहुत तरीके के चुनावों को देखा है, कवर किया है, लेकिन ये कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स, गाली गलौज पॉलिटिक्स, इन सब से हम लोग भी पहली बार रूबरू हो रहे हैं। तो कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स 4 जून को किसे जीत की हैट्रिक लगाने के उस शिखर पर लेकर जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और साथ ही दूसरे चरण के लिए आखिर किस तरह की रणनीति अपना रही है भारतीय जनता पार्टी। कल प्रधानमंत्री ने मीटिंग भी की थी, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। छोटा सा आपको पहले दिखाते प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, उसके फिर आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? कभी भी वोट बर्बाद करेगा क्या? और मैं तो मतदाताओं को कहता हूं, आइए जी भर करके एनडीए को वोट दीजिए, पूरी ताकत से वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है, विकसित भारत के लिए वोट करना है। और इसलिए ही आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार तो चलिए, आपने प्रधानमंत्री को सुना, अब आपको मिलवा देते हैं इस डिबेट में हमारे साथ संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना से, विजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, मनीष हिंदवी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ, संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल मनीष हिंदवी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। प्रधानमंत्री कह रहे हैं 4 जून के बाद ये अपोजिशन वाले अपने बालों को खींच लेंगे, बाल नोच लेंगे, कपड़े फाड़ डालेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की हताशा उनके
बयानों के गिरते स्तर से साफ स्पष्ट है। आज का ही नहीं है, आप लगातार उनका भाषण सुन लीजिए, जिस तरीके से वो निराश हैं, हताश हैं, वो स्तर उनका बता रहा है, किस तरीके से उनके बयानों का स्तर लग नहीं रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1.5 लाख का चश्मा पहनेंगे, 10 लाख का सूट पहनेंगे, 30 लाख का बूट पहनेंगे और दूसरे कुछ ऐदादा बताएंगे। 10 साल सरकार को उनके हो गया, 14 में सरकार आई थी, 14 से 19 से 24। आज भी मंच पर खड़े होकर उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं। कारण क्या है? महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, युवा परेशान है। जिसने 2014 में इनको 18 साल की उम्र में वोट दिया था, वो आज 28 साल का हो गया और आज भी बेरोजगार है। तो सवाल इस बात का है कि अब इनके अपना कोई काम तो किया नहीं, किसानों को अलग चला। 2014 में कहा एमएसपी देंगे, 16 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि साहब नहीं दे पाएंगे। इनका अपना कमीशन सीएसीपी कहता है कि साहब वो संभव नहीं है। तो अब जनता इनके झूठ और जुमलों से एकदम स्पष्ट तरीके से समझ चुकी है क्या है, कि इनके अमित शाह जी क्यों कहते हैं तो सब चुनाव में जुमले दिए जाते हैं। तो एक बार छन लिया, 2 बार छन लिया, जनता इसका सच समझ चुकी है और इस बार इनको बहुत सम्मान सत्ता वापस करेगी। ठीक है, शिवसेना से हमारे साथ संजय जी, क्या होने वाला है इस बार? महाराष्ट्र से कौन सी खबर आएगी? पहले चरण का मतदान तो संपन्न हो गया, क्या लग रहा है आपको? प्रीति जी, महाराष्ट्र तो 40 सांसद से ऊपर आ रहा है। 40 सांसद से ऊपर महाराष्ट्र में आ रहा है। ये 7 सांसद किए गए आएंगे। मैं अभी प्रधानमंत्री जी का आपने अभी हमको दिखाया, अभी आपने प्रधानमंत्री जी का बयान सुनाया, तो इतने हम भी कम से कम 70 इतने इलेक्शन देख चुके होंगे। मैं 90-92 से मैं राजनीति में हूँ और तब से मैं इलेक्शन देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री देख रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव जी उनको देखा, मनमोहन सिंह जी उनको देखा, आपके इससे पहले और भी प्रधानमंत्री जी थे उनको देखा। लेकिन लाइफ में पहला प्रधानमंत्री हमने ऐसा देखा अपनी लाइफ में, झूठ से आया था, झूठी बातें करेगा, सिर्फ जुमले की बातें करेगा। अरे संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं आप। 2014 में जुमलेबाजी अच्छी थी, आपका झूठ था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, बहुत अच्छी बात थी। हम काला धन वापस लाएंगे 100 दिन में। एक तरफा मत बोलिए, थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी। हाँ, आपको चुनको में आपको भेजा, 14 में भेजा, 19 में भेजा। अरे अब 2024 इलेक्शन चल रहा है, 2 बार आप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब वायनाड जो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उसने मछली खाई कि नहीं खाई, या वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जनता ये नहीं जानना चाह रही है। जनता जानना चाह रही है भैया 10 साल में आपकी केंद्र सरकार के, आपने प्रधानमंत्री काल में जनता को आपने क्या किया? भाई सुई से लेके तो कांग्रेस बनवा चुकी थी, सड़कें बनवा चुकी थी, रेलवे लाइन हवाई जहाज लगे थे, बढ़िया स्टेशन बन गए थे। आज जो पहले कोयले का इंजन चलता था, आज इलेक्ट्रिक इंजन चलता है। आपने क्या किया अभी तक? ये जनता देखना चाहती है। क्या झूठे बातें अभी भी चलेंगे? ठीक है, वायनाड जो हार जाएंगे। ठीक है। संजय राणा, क्या लग रहा है पहले चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री जिस तरीके से आक्रामक हो रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है वायनाड से भी जिस तरीके से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से भागे, अमेठी से, अब वायनाड से भी उनकी छुट्टी होने वाली है। वहां की जनता भी उन्हें कोई वोट नहीं करेगी, समझ गई है राहुल गांधी को। प्रीति, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि जब आप लग करते 2019 का चुनाव का जो परफॉर्मेंस था, वोटिंग परसेंट था 49%। थोड़ा तेज बोलिएगा, बहुत ही आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन तेज बोलिएगा। मैं ये बोल रहा था कि अगर आप 2019 चुनाव का कंपेयर करें 102 सीटों का, तो आपने देखा होगा या कि जो 49% था इनका नेशनल एवरेज 32% का वोट पड़े थे और इनके सीट भी कम। लेकिन आज के सिनारी में देखेंगे तो ये जो परसेंटेज है वोट के बढ़ते हैं, बढ़ेंगे। देखिए, सीट की हम जब चर्चा करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि पक्ष की पार्टियां या तो आंख देखते हैं, या मैं बार बार एक उपयोग करता हूँ तो देखिए, राजनीति में कोई जीता कोई हारता, लेकिन आदमी को अपनी आंखें बंद करके कोई काम नहीं करना चाहिए, वोट की बात करना चाहिए, जमीनी हकीकत जरूर देखना चाहिए। जहां तक मैं बात कर रहा हूँ तमिलनाडु का, क्या आप देखिएगा तमिलनाडु में कहीं ना कहीं इतना विस्फोटक रिजल्ट आएगा जो शायद
किया होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से बनी है तब से एक भी सीट नहीं पाई है, लेकिन वह 7 से 8 सीटें पाके खाता। जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश में 8 में से जो पिछले बार आधी भी नहीं पाई थी, उसमें से 5 सीट पाती नजर आ रही है। बाकी सीट देर लग जाएगी, लेकिन तकरीबन इस 120 सीटों में से तकरीबन 60 से 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा रही है। जहां तक बात हो रही थी, तो देखिए ऐसा है, हर आदमी आरोप लगा देता है कि बने वो नहीं बने। अगर आप भागते भागते देखेंगे, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो रोड हो, चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे रेलवे विद्युतीकरण की बात कर रहा हूँ, चाहे गाँव का विकास की बात कर, शौचालय की बात कर, मकानों की बात होती है, कहीं ना कहीं विस्तार हुआ। ये नहीं बोलते पहले की सरकारों ने ठीक किया था, लेकिन स्पीड की बात होती है। 2.5 किलोमीटर रोड बनती थी, 37 किलोमीटर रोड बनती है। पहले 1 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, 12 किलोमीटर। बहुत आवाज क्लियर नहीं है आपकी संजय राणा जी, मुझे बहुत आवाज क्लियर नहीं है आपकी, एक बार जरा आप रीचेक करा लीजिएगा। विजय शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ, पहले दौर पर लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई हैं और पहले चरण में मतदान जो हुआ है उस पर आज प्रधानमंत्री काफी कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कहा है कि एक तरफा वोटिंग इस बार हुआ है एनडीए को। नमस्कार प्रीति जी, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। ये तो होना ही था। जिस तरीके से हमने जनता की सेवा की है, 140 करोड़ लोगों की सेवा की है, उनके दुख सुख में हम साथ रहे। कोरोना महामारी में आपने देखा होगा जिस तरह से हमने मैनिफेस्टो में दिए हुए अपने वादे पूरे करने की कोशिश की है और पूरे किए हैं। जो असंभव होते थे उनको भी पूरा किया। जिस तरह से गांव, गरीब, आदिवासी, नारी, युवा सबके लिए और विकसित भारत बनाने की तरफ हमने कदम उठाया है, तो हमें तो जनता का आशीर्वाद मिलना ही था। और आपने देखा होगा इंडी गठबंधन में तो अभी से सिर फटोवल शुरू हो गया है। इनके चीफ मिनिस्टर कुछ बोल रहे हैं, कोई 40 सीटें कांग्रेस को दे रहा है। वहां केरल के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि भी कांग्रेस तो जो है सिर्फ सत्ता के लिए लड़ाई लड़ती है। तो इंडी गठबंधन बिखर चुका है और कांग्रेस आज तक के इतिहास में सबसे कम सीटों पर लड़ने जा रही है। ये भी आप देख रहे हो, आपके सामने है। इनकी सीटें जहां लड़ रहे हैं वहां भी इनकी आज तक कोई डिक्लेयर नहीं हो पाई है। लेकिन साउथ कांग्रेस, साउथ दक्षिण भारत जो है वो कांग्रेस पार्टी का अभी भी किला है, गढ़ है, उस किले को भेद पाना बहुत मुश्किल है। विजय शर्मा जी जी बिल्कुल, अब तक रहा है, अब नहीं रहेगा। आने वाला समय जो है वो बीजेपी का है साउथ में। तो उसके मैं कारण गिना देता हूँ। जिस तरह से हमने तमिलनाडु में उनका गौरव दिलाने का काम किया है, चाहे वो भाषा के रूप में ले लीजिए, तमिलनाडु की तमिल भाषा को इन्होंने किस तरह से वो उसका उपेक्षा की थी, जिस तरह से हमने वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट को समझाया, उनकी भावनाओं को समझाया। और कच्चा द्वीप देखिए, इन्होंने किस तरह से आज हमारे सैकड़ों मछुआरे हर साल पकड़े जाते, श्रीलंका पकड़ लेता। तो इसका कौन जिम्मेवार है? इसके कांग्रेस जिम्मेवार है, धर्मुक्त जिम्मेवार है, जिन्होंने उसको उपहार में दे दिया श्रीलंका को। तो आज ये हालात नहीं होते। तो वहाँ देखिए, हमने काशी के लिए ट्रेन चलाई, हमने सिंघोल स्थापित किया, वहाँ की भाषा को हमने वो किया। तो इस तरह से हमने मतलब वहाँ जाके जमीन पे काम किया है। हमारी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, हमने वहाँ लोगों का दिल जीता है। वहाँ हमने एक बहुत बड़ा जो है जो लाभार्थी वर्ग है वो खड़ा किया। उनकी जो जरूरतें थी, इनकी सरकार क्या तुष्टिकरण की काम करती है। वहाँ आपने आए दिन देखे होंगे वीडियो, किस तरह से मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, किस तरह से चीफ मिनिस्टर के बेटे सनातन धर्म को लेकर गालियां देते हैं कि इसको नष्ट कर देंगे, इसको कुचल देंगे। तो ये सब चीजें जनता देख रही है। अब आने वाले समय में वो बता देगी, जैसे जैसे इलेक्शन होगा। अब हुआ है, वहां तो हो चुका तमिलनाडु में। तो बंगाल में आपने देखा किस तरह से दीदी का गुस्सा फूटा है कि कांग्रेस बी टीम हो गई है बीजेपी की। क्यों? क्योंकि उनकी जमीन खिसक गई है। किस तरह से संदेश खाली में आपने देखा है। मनीष हिंदवी से पूछ लेते हैं, वो कह रहे हैं कि संजय द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए संजय जी। लेकिन उससे पहले संजय राणा हमारे साथ है, पीसीआर को मैं एक बार जरा रिक्वेस्ट करूंगी कि देख लीजिए संजय राणा जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है, उनकी आवाज नहीं आ रही है, जरा पीसीआर चेक कर लीजिएगा प्लीज। हाँ संजय द्विवेदी जी 10 सेकंड लीजिए, उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जो उनके पास जाना पड़ेगा। बोलिए। कोरोना काल में ही इनका स्वास्थ्य मंत्री हटा दिया गया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा ले लिया गया था कोरोना काल में, क्योंकि वो स्वास्थ्य सेवाएं केस में नहीं प्रॉपर दे पाए। गैस के लिए लाखों लोग मर गए, गैस की आपूर्ति नहीं करता है, गैस की जिम्मेदारी थी केंद्र सरकार की। उस समय पश्चिम बंगाल में दीदी और दीदी कर रहे थे चुनाव, 200 प्लस सीटें जीतने जा रहे थे पश्चिम बंगाल में। ये अच्छी बात है ना, अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग पॉलिटिशियन है या मिनिस्टर है तो उसको हटा देना चाहिए पद से। ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या प्रॉब्लम है?
कोरोना काल में क्या दूसरी किया? पार्टियां वही नहीं मैं कह रहा करती हैं, जो पार्टी करी उसको कोरोना प्रेज काल करना में- चाहिए। कोरोना काल में पूरा कैबिनेट पश्चिम बंगाल और लोग मर रहे थे, जिन्होंने काम किया दूसरे लोगों ने काम किया। ये अपनी बड़ाई करते हैं सिर्फ कि मैंने काम किया था। अरे क्या काम किया था भाई? गैस तो आप पूर्ति कर नहीं पाए। गैस पूर्ति न होने से लोगों की जान चली गई। तो पूरी उत्तर प्रदेश गंगा नदी 400 से बह गई, भर गई थी। क्या आपने काम किया कोरोना काल में? आपने वहां रेलवे बंद कर दी, जिसकी वजह 1000 लाख बम्बई ठीक है, मनीष सिंधवी जी कांग्रेस पार्टी से। प्रीति छोटा सा मेरा ये है, ये प्रवक्ता शिवसेना आपने लिख रखा है, ये उद्धव गुट वाले हैं या अपने असली शिवसेना जो है अपना असली शिवसेना उद्धव गुट की है। असली शिवसेना उद्धव गुट की है, नकली शिंदे की है। तो वहाँ शिंदे साहब है वहाँ के, वो आपने चुनाव आयोग ने भी माना है, सबने माना है, तो इसलिए उसको इसमें लिख दीजिए, प्लीज करेक्ट कर दीजिए ताकि पता चल सके। तो संजय द्विवेदी बताएंगे कि कौन से शिवसेना से, उद्धव गुट से हैं कि एकनाथ शिंदे गुट के हैं? उद्धव गुट जो असली शिवसेना है, असली शिवसेना तो शिंदे साहब के, जो बाला साहब के, ठाकरे साहब के जो सपने थे, जो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। तो सुन लीजिए, चुनाव आयोग ने नाम क्या है? यहाँ पढ़े लिखे हैं ना, चुनाव आयोग आदमी अपना सैंपल नाम लेके जाता है कि नाम लेके के अंतर्गत इनको अपनी पार्टी के अलग पार्टी। ठीक है मनीष सिंधवी जी, रुक जाइए संजय जी, अब मनीष सिंधवी जी को बोलने दीजिए। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपको आवाज आ रही है? मनीष सिंधवी जी कांग्रेस पार्टी से आवाज आ रही है? हाँ करिए। हाँ ठीक है। विजय शर्मा कह रहे हैं कि आप अगर दक्षिण भारत को कांग्रेस का किला कह रही हैं तो वो डरने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने वहां पर उनका गौरव दिलाने का काम शुरू कर दिया, उनकी पहचान दिलाने का काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने किला बनाकर इस्तेमाल किया, काम क्या किया ये बताइए। पहले तो मैं बड़े आदर के साथ किसी की बात को कहना चाहूंगा, यहाँ दक्षिण और उत्तर जैसा कुछ नहीं है, पूरा देश एक है। और हम पूरे देश में, हमारे यहाँ राहुल जी ने लगभग 11,000 किलोमीटर की यात्रा इस देश में की। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए और दूसरे चरण में मणिपुर से मुंबई तक गए और पूरे देश में पैदल यात्रा करी, लोगों से मिले। तो कहा कहीं दक्षिण पश्चिम उत्तर जैसा कुछ नहीं। ये समस्याएं नरेंद्र मोदी जी के साथ है कि जब एक देश में एक स्टेट हमारा मणिपुर पिछले 1.25 साल से जल रहा है और मौन साधे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी उस तक कुछ नहीं बोलते, इसलिए क्योंकि वहां से एमपी की सिर्फ एक सीट है। प्रधानमंत्री जी वहां जाते हैं जहां पर सीटें ज्यादा हो, यानी उनके लिए देश में विभेद है कि सीट ज्यादा कहां से मिलेगी, कम कहां से मिलेगी, कैसे हम सत्ता बना लेंगे। तो सत्ता की जो है हवस है ना कि सत्ता में बने रहना है और देश को बांट के रखना है, ये काम नरेंद्र मोदी जी का है, हमारा नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हम जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए, हमने जनता से बात कर कर तैयार किया और जनता के जो मसले हैं उस पर बात की कि कैसे हम उसको हल करेंगे। और मैंने आपसे पहले चरण में बता दिया था कि आज इनके पास कोई जवाब नहीं है। जनता जो इनसे पूछ रही है, जो सवाल इनसे पूछ रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अब ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी के बाद अब वायनाड से भगाए जाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा नहीं कि प्रधानमंत्री की भाषा अगर आप इधर लगातार भाषणों में सुन लीजिए तो बड़ी सरहीन होती जा रही है और आपको अफसोस होगा इस बात के लिए कि वो आपके देश के प्रधानमंत्री। क्या वायनाड की जनता राहुल गांधी पे भरोसा नहीं दिखाएगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, उन्होंने क्या बोला? वो तो चुनावी रैली है, रैलियों में आपके तरफ से भी कम चीजें नहीं आ रही हैं। आप एक चलाइए यहाँ पर, आपने तो प्रधानमंत्री का बयान चलाया। अच्छा, वायनाड के लोग जनता को जनता पर भरोसा, आपने राहुल जी का बयान तो चलाया। मैं कह रही हूँ कि वायनाड की जनता क्या भरोसा दिखाएगी राहुल गांधी पर? आप ये बताइए। आप सिर्फ वायनाड की वो तस्वीर यहाँ दिखाइए जिसमें 4 से 5 लाख लोग सड़कों पर खड़े हैं और राहुल गांधी जी को देखने के लिए उनकी बात सुन रहे हैं। आप वो तस्वीर दिखाइए ना यहाँ पर। सवाल बहुत स्पष्ट है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो 4 जून को प्रधानमंत्री जी को पता लगेगा। हाँ, मैंने कहा नहीं कि प्रधानमंत्री जी के हताशा, उनके बयान ये बता रहे हैं कि अब उनका वक्त पूरा हो गया। ठीक है, संजय राणा जी इस पर प्रतिक्रिया देंगे। छोटी सी प्रतिक्रिया मैं देना चाहूंगा, छोटा सा बिल्कुल लिमिट में।
इन्होंने बोला कि दक्षिण और उत्तर वाली बात कोई नहीं है, तो इनके सहयोगी पार्टी कहते हैं कि दक्षिण और उत्तर भारत में दो हिस्से कर दो भारत के, तो उसका कुछ जवाब देंगे ये? तीसरा इन्होंने बोला कि जहां कम सीटें होती हैं प्रधानमंत्री जी नहीं जाते हैं। एक्ट ईस्ट किसने लागू किया? वहां कितने लाख करोड़ की सड़कें हमने बनवाई, टनल बनवाए हमने अरुणाचल प्रदेश अरे में। मणिपुर तीसरी पर बात मैं और बताइए बताना ना चाहता हूँ, शर्मा जी, मणिपुर पर कोई बयान बताइए कि मनीष जल्दी से जी आप लोग मनीष जी खबरदार मर्यादा नहीं, रखिए। बीच में नहीं, बीच में नहीं, मनीष जी बीच में नहीं, आपकी बातों को मनीष जी सुन लीजिए, क्या कह रहे थे अभी, तो आप काउंटर करेंगे ना, आपको भी तो सुना है उन्होंने। बोलिए विजय अब जी। आप मुझे बताइए, आप कहते हो कि मर्यादा में रह के बात नहीं करते, पर आपके तो जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो चिराग पासवान जी की मां को गाली देते हैं स्टेज पे, लाखों लोगों के सामने, पूरा देश सुन रहा था, उस पर आपने एक प्रतिक्रिया दी क्या? आप इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी रहे हो, आप मुझे एक शब्द बता दो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक शब्द आया हो कभी किसी की मां को गाली मत दो। आप ये बातें करने चल रहे हो। आपको तो मैं कहता हूं, मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, आपने तो सारे सतर नीचे गिरा दिए। बाकी गाली आज तक इतिहास में नहीं दी गई जिस तरह से आपने गाली दी। ठीक है संजय राणा जी, जल्दी से प्रतिक्रिया सर, इनसे बात नहीं हो पाई है। अभी आवाज है आपको क्लियर आ रही है मेरी? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, बोलिए बोलिए, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे? कल पहले चरण के मतदान के बाद प्रधानमंत्री श्योर हैं कि एक तरफा वोटिंग हुई और वो भी एनडीए के पक्ष में हुआ है। प्रीति, गुड इवनिंग टू फैलो फ्रेंड्स। देखिए, ऐसा है कि इनको अगर देखा जाए और कंपेयर किया 19 के चुनाव 49% भारतीय जनता पार्टी, उनका नेशनल एवरेज से 1.5% था। तो नो डाउट इस पर वोटिंग हुई है, के पक्ष में गई है। जहां तक चर्चा उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की आधी थी, वो सीट बढ़ने के सबसे चौंकाने वाले पे बार बार वोट रिजल्ट कर रहा है तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही थी, इस बार स्ट्रगल नहीं करेगी, तकरीबन 7 से 8, और ये टेंट कहीं ना कहीं इंडिया इलेक्शन को महंगा पड़ सकता है। और टेंट यही नहीं पड़ रहा है, ये बंगाल में पड़ रहा है। बंगाल पार्टी उभर के बच्चे उभर सकती है, भारतीय जनता पार्टी जो कभी टीएमसी हुआ करती थी। लेकिन भाषा की बात होती थी, तो भाषा बोली जब इलेक्शन में होता तो आदमी को करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस तरह की भाषा बोली जाती है, अटैकिंग वोट पर। और भाषा की पक्ष ए हो या पक्ष, दोनों की तरफ से गिरा है। ठीक है, ब्रेक पे जाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, मैं फौरन आती हूँ, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगी संजय जी। छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें जाना पड़ेगा, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का, वापस चलेंगे डिबेट में, तमाम मेहमान हमारे साथ। जल्दी से चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं जल्दी से अपना रिएक्शन दे दें, कुछ कहना चाह रहे थे उस समय। विजय जी, विजय शर्मा जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि इनके जो गठबंधन की नेता हैं ममता बनर्जी, वो खुद जो है कांग्रेस को कह रहे हैं कि 40 सीट में सिमट जाएंगे, और इनके बड़े नेता राहुल गांधी, अभी कल उन्होंने कह दिया है कि वो अलायंस में चुनाव वहां पर नहीं लड़ रही हैं, और साथ ही वहां की जनता से भी अपील किया है कि कांग्रेस को एक भी वोट ना दें। अगर एक वोट भी कांग्रेस को वहां की जनता देती है तो वो 2 वोट भारतीय जनता पार्टी को तब्दील होगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनकी जमीन खिसक चुकी है। जिस हिसाब से संदेश खाली में माता बहनों की इज्जत लूटी गई, उन घर मकान लूटे गए, और जिस तरह से वहां धार्मिक आजादी खतरे में पड़ गई है बहुसंख्यक लोगों की, तो तुष्टीकरण की राजनीति वहां चल रही है। तो उन्होंने देख लिया, ये ट्रेलर आ चुका है कि उनकी जो सीटें हैं जो पिछली बार भी थी वो भी जाने वाली है हाथ से। तो वो अब एक दूसरे पे तोहमत लगाने का समय आ गया। अभी जो आगे फेज के इलेक्शन होंगे, एक दूसरे को गाली गलौज का इनका दौर शुरू हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है, ये कहीं है ही नहीं। इनसे शर्मा जी, मणिपुर पर भी बोल दीजिए। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि इनकी ये कितनी सीटें ले रहे हैं? हम तो सीना तान के कह रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे एनडीए। इनकी टैली बताइए क्या बोलते हैं? इनको तो यही नहीं पता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो जवाब दीजिए। तो बताइए प्रीति जी। हाँ, प्रीति समय दीजिए, प्रीति जी बोलिए संजय द्विवेदी जी, बोलिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये 200 पार पश्चिम बंगाल में थे, 80 पार थे दिल्ली में थे, जहां जहां जाते हैं उतने पार हो जाते हैं। ये उसका होता क्या है, गड्ढे में गिर जाते हैं। मैं इसकी बात नहीं करूंगा। भाजपा प्रवक्ता जो है वो ज्ञानी है, ज्ञान ज्यादा देते, 10 साल इतना ज्ञान आ गया है। मैं इंडिया आप लोगों ने भी तो हैट्रिक लगाने की बात की है, तो सारे लोग तो किसी न किसी पार जाने की कोशिश में है। आप लोग थोड़ा ना कह रहे हैं कि हम लोग इस पार और उस पार, आप लोग भी तो कह रहे हैं हम लोग भी हैट्रिक लगाने के उस पार चले जाएंगे।
संजय जी, मैं जो बात करने संजय जा जी, रहा हूँ, आप भी सुनिए। ज्ञानी थे, अरे लेकिन मैं आप रुक ऐसी जाइए। पार्टी के साथ चले गए कि आपका ज्ञान वहां चला गया। नहीं तो ये शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे की पार्टी थी, आपका ज्ञान ठीक था, लेकिन आप अधर्मी हो हम गए। डिबेट आपने का देखा समय होगा बर्बाद पालघर नहीं में किस करेंगे। तरह से साधुओं को मारा सुनिए, गया, सुनिए। क्योंकि आप हमारी कुर्सी के बात- लालच मेरी में बात जवाब- और सीट से चुपके रहे। अरे भाई, उसी का हम आज नतीजा है बात कि जवाब दे शिवसेना टूट सकते गई। हैं, लेकिन नहीं देना चाहते। सुनिए था, हम आज बात जवाब दे सकते हैं, पूरा गिना सकते हैं, क्या ज्ञान हमारे पास क्या है। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ तो इंडिया गठबंधन बना है, हम भाजपा को धन्यवाद देते हैं, भाजपा को बना है। अब क्यों चुनाव लड़ रहा है, मेन क्या बात है? आज संविधान सुरक्षित नहीं दे कानून होने के बाद भी संजय जी उस दिन संविधान सुरक्षित था जिस दिन 1976 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, सारे विरोधी राजनेताओं को जेल में डाला था। वो तो घोषित इमरजेंसी थी और उसमें सारे पत्रकारों को, मीडिया बंधुओं को जेल में डाला था, विदाउट मुकदमे के डाला था। अच्छा पहले सुन लीजिए विजय जी बीच में मत बोलिए, आप भी बीच में मत, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको भी तो पूरा मौका दे रही हूँ, बोलने दीजिए क्या कह रहे हैं वो। हाँ, इमरजेंसी बाला साहब ठाकरे ने समर्थन किया था, तो मैं समर्थन करता हूँ उस चीज को। आप कुछ भी कहते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, मैं जो बात कर रहा हूँ उसको सुनिए। इंडिया गठबंधन जो बना है वो क्यों चुनाव लड़ रहा है, उसकी मेन मांग क्या है, क्या कहना चाहता है। इंडिया गवर्नमेंट जो गठबंधन बना है वो लोकतंत्र बहाल करने के लिए। आज लोकतंत्र हमारे पास नहीं है, लोकतंत्र बिखर गया है, लोकतंत्र को लोग उठाना घात कर रहे हैं। संविधान बचाने के लिए क्यों दल बदल कानून है देश में, लेकिन जब जैसे इनको पार्टियां तोड़नी होती है वो दल बदल कानून किनारे रख देते हैं, पार्टियां तोड़ते। जैसे मध्य प्रदेश में इनको 20 विधायक चाहिए थे, इन्होंने 20 विधायक इस्तीफा दिलवा दिया। कर्नाटक में इनको विधायक चाहिए थे, सरकार बनाई। लेकिन संजय जी यहाँ एक सवाल है संजय जी। अच्छा हाँ हाँ सुन लीजिए, मैंने पूरी बात सुन ली, आज बात जवाब दूंगा मैं। अब महाराष्ट्र में विधायक इस्तीफा देने के बाद सरकार नहीं बन रही थी, तो इनको क्या करना पड़ा, इनको 40 विधायक लेके किनारे करके उनको पार्टी नहीं बनाने दिया। वो एक पार्टी बनाते देन वो आगे जाते ना, डायरेक्ट उन्होंने सरकार। ठीक है। अब संजय जी सुनिए, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि अलायंस क्यों बना, अलायंस किस पर्पस से आया है, उस पर्पस को आप तभी पूरा कर पाएंगे, उस लक्ष्य को पा पाएंगे जब आपके पास क्लैरिटी होगी, आपका विजन एकदम क्लियर होगा। यहाँ पर जब भी 1 महीने में 15 दिन में पार्टी के अंदर कलह की बात आती है, जब गठबंधन में कलह की बात आती है, तो एक बार जनता और पार्टी के लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मुझे इस पार्टी में रहना चाहिए या नहीं, क्योंकि अंदरूनी कलह इतनी ज्यादा है कि इसे पार पाना बड़ा मुश्किल। इसका जवाब मैं मनीष जी से लेती हूँ। मनीष हिंदवी, मैं इनका जवाब दे दूं, ये बाला साहब की बात करते हैं, मुझे बाला साहब की बात करते हैं। विजय जी रुक जाइए, विजय जी रुक जाइए। हाँ, बिहार में कहा है, बिहार में गठबंधन हो गया, महाराष्ट्र में गठबंधन हो गया, मध्य प्रदेश में सही ढंग से है, राजस्थान में सही है, उत्तर प्रदेश सही ढंग से चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, कहाँ गठबंधन दिक्कत है। देखिए इनको दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को, जब चाचा की जरूरत थी रामलाल पासवान की पार्टी तोड़ी। सर महाराष्ट्र में आपने देखा संजय निरुपम का बयान भी आया था, आपने बिहार की बात की, आपने पार्टी से निकाला जो भी किया, आपने पूर्णिया में देखा पप्पू यादव अब अलग से जा रहे लड़ने, जबकि वो पूरी पार्टी को लेकर पार्टी के साथ वो उन्होंने अपनी पूरी पार्टी को मर्ज कर दिया था। मनीष हिंदवी जी क्या कहेंगे, बोलिए सर। पार्टी ठीक है, 400 पार का नारा वो पार्टी का एजेंडा आपकी तरफ से भी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी है। जब दोनों अलायंस की बात आती है, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस, तो ऐसे में आदमी जब इंडिया अलायंस की तरफ देखता है तो उनको लगता है कि यार इसमें जितने भी पार्टी में लोग हैं इनका तो खुद का कोई ठिकाना नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, पार्टी में कोई चीज ठीक नहीं है, कैसे भरोसा दिखाएं। रोज पार्टी से कोई ना कोई निकलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। हाँ बोलिए। अभी घोसी से एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर इनके गठबंधन दल में है ओपी राजभर जी, हालांकि किसी जमाने थोड़ा तेज बोलिएगा मनीष सर, थोड़ा तेज बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि इनके गठबंधन में एक ओपी राजभर साहब हैं, वो किसी जमाने में योगी जी को मठ और मोदी जी को दिल्ली से बाहर करने में लगे थे, तमाम भाषा का प्रयोग करते थे उनके खिलाफ। उनके बेटे लड़ रहे चुनाव वहां से, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो हाथ जोड़कर भाजपा के लोगों के सामने झुके हुए कि साहब हमारी मदद कर दो, हमारी भाजपा वाले मदद नहीं कर रहे हैं। तो गठबंधन की और आपसी सामंजस्य की बात ये ना करें तो बेहतर है। दूसरी बात,
विजय जी बार बार संदेश खाली की बात तो करते हैं, लेकिन मणिपुर पर मौन हो जाते हैं। संदेश खाली की महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन मणिपुर में जिन हमारी बहनों को वहां पर न बनाया गया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, उस पर चुप हो जाते हैं। ये किस तरीके की मानसिकता है लोगों की, मेरे तो समझ से बाहर है। एक बात। तीसरी बात ये कहते हैं कि वो बयान प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति से या आप इस बयान की उम्मीद करते हैं जब वो कहता हो कि वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उनकी है, कांग्रेस की विधवा है, और उनके बयानों में लगातार गिरावट आई है। मानक सेट करना पड़ता है, भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। और रही बात ने भी अगर कहीं भी कोई अभद्र बयान दिया तो हम उसके साथ नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को खुद इस बात को सोचना चाहिए कि किस नहीं तरह सर, की भाषा अलायंस का पर जवाब दीजिए। मैं कह रही हूँ कि जनता पहले चरण का मतदान हो गया, ठीक है, अभी आपके पास 6 चरण हैं जब मतदान होने हैं। अलायंस में जब एकजुटता की बात आती है, सपोज मैं अगर वोट करने का इंडिया अलायंस को अगर मेरा मन बनता है या और कोई वोट करना चाहेगा, तो एक बार वो फ्यूचर भी देखेगा कि क्या एक स्थिर पार्टी को देश की सत्ता पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बड़ा गंभीर विषय है, इसीलिए मैंने आपसे सीधा सीधा पूछा कि वो नागरिक जो वोट करने जा रहा है वो अलायंस में क्या ऐसी चीज देखे जो अभी आप बोलना चाहेंगे, क्योंकि लगातार टूट फूट सुबह शाम हम सब देख रहे हैं, आपको भी पता है। सीधी सी एक बात सबके बहुत कीमती एक बात कि इस देश में 10 साल में ग्रेजुअली एक बदलाव हुआ कि अगर कोई भी सवाल पूछेगा तो उसके क्या ईडी सीबीआई आईटी के छापे पड़ जाएंगे, पुलिस पहुंच जाएगी, यूएसए पे लग जाएगा। ये बात मेरे कहने से नहीं है, तमाम न्यूज चैनल जिन्होंने एक बार सवाल उठाने की कोशिश की उनके क्या पहुंच गई। तो मैं नहीं कह रहा, सामने स्पष्ट है। मुझे याद है किसान चलता था, एक 21 साल की लड़की बेंगलोर की दिशा रवि, उसने एक सवाल उठाया तो उसको लाकर दिल्ली में बंद किया, 1 साल बिहार में बंद रखा, उसके ऊपर यूएसए लगा दिया। तो तमाम चीजें स्पष्ट है देश के सामने। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, ये जो बार बार 4 पार का नारा दे रहे हैं, एकदम स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इनके 2-3 सांसद और बड़े नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि हम 400 इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। इस देश के तमाम अति पिछड़े दलित इस बात समझ चुके हैं कि इनकी मंशा में क्या है, कि आदरणीय बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदल देना चाहते हैं। तो अब इनको इनका जवाब इन्हीं की भाषा में देने के लिए जनता तैयार है, और पहले चरण से बात स्पष्ट हो गई है इस देश में क्या होने जा रहा है। ठीक है संजय राणा जी, विजय जी मैं आपके पास आती हूँ, एक सेकेंड। संजय राणा जी कह रहे हैं हमारे साथ मनीष हिंदवी जी कि एक तो क्यों जनता अलायंस पर भरोसा करे। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मोटिव है कि आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी है वो संविधान ही बदल देगी। ये लोगों के पास क्लियर कट मैसेज है। कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों के फेवर में, भारत के लोगों के फेवर में नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप हो जाएगा। इसीलिए जनता अब इन पर भरोसा नहीं दिखाएगी। संजय जी, उसके बाद विजय शर्मा के पास में आऊंगी। देखिए प्रीति, अब तक मैं बात सुन रहा था भाई साहब की, देखिए भ्रामक बातें हैं कि आप जाके संविधान बदल दोगे। इन्होंने अपनी गिरफ्तारी में झांक के देखना चाहिए कि इन्होंने पास में क्या किया है। इन्होंने नेहरू जी ने, संजय राणा जी, मेरे बयान नहीं है, भाजपा के लोगों के बयान है। अरे आप राजनीतिक डिबेट नहीं करना है, मेरे बयान नहीं है। प्रीति, मैं ऐसे बेवकूफ से डिबेट नहीं करना है, मैं साक्ष्य में डिबेट करता हूँ और साक्ष्य रख रहा हूँ, काउंटर करिएगा। अरे भाई, तो आप साथ डिबेट अगर करते हैं तो ये मेरे बयान नहीं है। क्या अनंत हेगड़े ने बयान नहीं किया? अनंत हेगड़े पिछले बार के सांसद भाजपा के बयान नहीं किया? क्या लल्लू सिंह फैजाबाद में बयान नहीं किया? शांत रहेंगे आप, शांत रहेंगे 2 मिनट। अरे भाई, आप क्यों शांत कराना चाहते हैं मुझे? अरे भाई, मैं अपने वक्त पे बोला, आपके वक्त पे बोला, आप कुछ भी कहेंगे, मैं मान लूंगा। आपके वक्त पे बोला, नहीं बोला ना। अनंत हेगड़े कौन है? अनंत हेगड़े कौन है? 20% संशोधन हुआ था, इंदिरा के जमाने में 17 बार हुआ था, और राजीव के जमाने में 10 बार, आपके चिल्लाने मनमोहन सिंह के जमाने में 7 बार। आप बात कर रहे थे मैनिफेस्टो की। प्रीति, मेरी अच्छा, उनको बोलने तो दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं सुन तो लीजिए। मनीष हिंदवी, उनको 10 सेकंड मेरे कहने पर सुन लीजिए। सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, 10 सेकंड सुन लीजिए सर। नहीं लगेगा आपको, आप काउंटर करिएगा। 10 सेकंड पहले सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। ये भ्रम फैलाने का कि संविधान बदल दिया जाए। अगर ये संविधान में झांक करके देखेंगे तो नेहरू जी ने तकरीबन 20 बार, 7 बार इंदिरा गांधी ने, 10 बार राजीव और 7 बार सिंह ने संविधान पर संशोधन किया। हम आते हैं मुख्य प्रश्न बोलने थे। मैंने मैनिफेस्टो में तकरीबन 144 पॉइंट
344 पॉइंट में एक सेकंड बता दीजिए देश के विकास की बात हो रही हो। राहुल गांधी बोलते थे 1 लाख रुपया हर महीना को दूंगा, उस हिसाब से तकरीबन 30 लाख करोड़ का खर्चा आता। हमारी इकोनॉमी आज की 45 लाख करोड़ की है, 30 लाख करोड़ फ्री में चला तो खाना कहाँ से आएगा? ये बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, ये नहीं बोलते पेट्रोल का दाम अटल बिहारी के जमाने में क्या था, इनके जमाने में क्या था। तो इनके पास भ्रम फैलाने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं आता हूँ मुझे सबसे ज्यादा दुर्भाग्य इनके ऊपर लग रहा है, इनके ऊपर हंसी भी आ रही है। शिवसेना जो हमेशा विरोध करती रही है कांग्रेस पार्टी का, और जब इनकी स्थापना 1966 और 69 में जब बनी थी तो उस समय बाबा साहब ने ये विरोध करके काम चालू किया था। उसी कांग्रेस के वोट जाके बैठ सकते हैं। अगर उनके स्टेटमेंट बाला साहब ठाकरे का शर्म आ जाएगी, इनको शर्म नहीं। ठीक है, मैं एक कमेंट ले लेती हूँ विजय शर्मा जी से। क्यों ये बार बार विपक्ष की तरफ से मतलब लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप लोग जब जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे, आप लोग जीत कर आएंगे तो देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। ये सवाल लगातार, आप किसी भी डिबेट में चले जाइए, ये विपक्ष या फिर आप जब रैलियों को देखते हैं, चाहे वो राहुल की हो, प्रियंका की हो या फिर नॉर्मल, आप देखिए विपक्ष लगातार ये सवाल उठा ही रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है और क्या ऐसा होने वाला है? विजय शर्मा जी देखिए, कांग्रेस और इनके इंडी गठबंधन वालों का काम है भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना। बिहार इलेक्शन था, उसमें भी इन्होंने यही फैलाया था। देश में आज संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय हैं प्राइम मिनिस्टर हैं और सबसे बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ कहा था 2019 में भी और अभी भी कुछ दिन पहले बोला था, संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। जब 10 साल में हमने संविधान नहीं छेड़ा, और कौन आरोप लगा रहे हैं? जिन्होंने संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किए हैं, जिसने संविधान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है गहरी 1976 में इमरजेंसी लगा के, उनके मुंह से बात शोभा नहीं देते। हमारे जो टॉप लीडरशिप है, हमारे होम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर साहब, वो साफ कह चुके हैं कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता। संविधान को हम सशक्त करने का काम कर रहे हैं, हम कमजोर नहीं करेंगे, हम बदलेंगे नहीं, हम किसी तरह का कोई हाथ नहीं लगाएंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कह चुके हैं। अब मैं इनकी बात का जवाब दे देना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। ये मणिपुर पे बोले, आप मुझे बताइए, हिस्ट्री जाके चेक कीजिए, मणिपुर की आज पहली समस्या है क्या? ये 10 को पुरानी समस्या, कांग्रेस की दी हुई समस्या है, जिसको हम निपटाने का काम कर रहे हैं। हमारे होम मिनिस्टर साहब 3 दिन वहां कैंपों के अंदर रह के उनकी सहानुभूति, उनके लोगों के दुख दर्द में वहां पे रहे हैं और हम उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, तो उस पर राजनीति ना करें। अब बाला साहब की बात आ गई, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनके जो पार्टी है, उनके मुंह से बाला साहब का नाम अच्छा नहीं लगता। इन्होंने उनके विचार को त्याग दिया, उनकी आइडियोलॉजी को त्याग दिया। ये वही बाला साहब ठाकरे थे जो कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है हम राजनीति छोड़ देंगे। आज ये कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। पालघर में साधुओं के साथ किस तरह से उनकी नृशंस हत्या हुई, एक शब्द वहां के चीफ मिनिस्टर नहीं बोले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में कहते हैं ईडी और उसका, एक मिनट बीच में मत बोलिए, ये वो कहते हैं ईडी और उसके करके हमारे सारे नेता इनके पास आते हैं। आप मुझे बताइए, जयंत चौधरी, एक मिनट प्रीति जी जरा इनको चुप कराइए, प्रीति जी चुप कराइए। 10 सेकंड संजय द्विवेदी जी, 10 सेकंड संजय द्विवेदी जी, 10 सेकंड संजय जी, नहीं चिल्लाने। संजय जी मेरी रिक्वेस्ट है, 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको पूरा, इसके बाद आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात रख लीजिएगा, उनको बोलने दीजिए, आप सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिएगा। ये बोलते हैं ईडी सीबीआई का डर। आप मुझे बताइए, जयंत जी जो है, हमारे जयंत चौधरी जी, इनके खिलाफ कौन सी ईडी की जांच थी जो हमारे साथ वो सहयोग में आगे? आपने नीतीश कुमार जी के साथ कौन सी ईडी सीबीआई लगी हुई थी जो वो हमारे साथ आगे? ओपी राजभर जी के खिलाफ कौन सी ईडी सीबीआई लगी हुई थी जो हमारे साथ आगे? तो ये झूठ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जान चुकी है, इनको नकार चुकी है। 60 साल से ज्यादा इनको समय दिया, लेकिन इन्होंने जनता क्या, देश को पीछे ले जाने का काम किया, देश के जो कमजोर करने का काम किया। आज हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत लेके काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा हमने कैसे कैसे साहसिक फैसले लिए हैं जिससे हमारे देश का गौरव बढ़े, हमारे आम आदमी की कैसे समस्याएं दूर हों। दूसरा, इन्होंने सबसे ज्यादा बोला कि हेगड़े साहब का मैंने बता दिया, प्रधानमंत्री जी ने उस पर स्पष्टीकरण बोल दिया। तो अगर किसी नेता ने कुछ बोला और उसका स्पष्टीकरण आ गया तो उस बात को तुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो मुखिया है सरकार के, वो बोलते हैं टीवी पे, होम मिनिस्टर साहब ने 2-3 बार बोल दिया। तो ठीक है संजय द्विवेदी, अब शिवसेना के, अब रुक जाइए, अब उनको काउंटर करने दीजिए, समय भी कम है सर, समय भी कम है, उनको भी बोलने दीजिए, उनको अपनी बात तो रखेंगे वो। हाँ
ठीक है, एक सेकंड। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ हैं उनको आवाज नहीं जा रही है। पीसीआर जरा चेक कीजिए, आपको आवाज जा रही है सर? आवाज आ रही है आपको? हिंदवी साहब आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। पीसीआर चेक कीजिए क्यों आवाज नहीं जा रही है। संजय द्विवेदी जी बोलिए। प्रीति जी, असल में ऐसा है ना, जब प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा, जुमलेबाजी करेगा, तो उनके प्रवक्ता भी तो जुमलेबाजी करेंगे ना। कह रहे बाला साहब ने कांग्रेस से गठबंधन करने के लिए कभी ऐसी बात कही थी? बाला साहब के बारे में जानते कितना ये? बाला साहब इंदिरा गांधी समर्थन किया था, अपने लोकसभा प्रत्याशी नहीं लड़ाए थे, 3 मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के उनका समर्थन किया था। बाला साहब का जो पूरा देश में प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने बोला था कि कांग्रेस के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता, संन्यास ले लूंगा। 50 होकर एकदम मुख्यमंत्री के पद देने के लिए अपने पार्टी तोड़ दी। अगर क्यों मुख्यमंत्री पद दिया देखो, बन सकते किसी को न बनाते, विधायकों को, किसी विधायक को मंत्री को बनाते, वो आप जोड़ लेते, सरकार बनाते हैं, उनको ठीक है, छोटा रखिए, समय कम है, उसमें हिंदवी जी को भी कुछ बोलना है। ठीक है, हिंदवी जी भी बोल रहे हैं, हिंदवी जी भी बोल सर, समय कम है, छोटा, ज्यादा बड़ा आंसर मत रखिएगा। हिंदवी जी बोलिए। आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ, आपकी मजबूरी मैं समझता हूँ। अरे हमारी कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी आपकी है। मजबूरी मैं समझता हूँ, आपको तोड़ना है, तोड़ना है, आपको भी पता है, बेचना है। ओवरलैप मत कीजिए सर, ओवरलैप करेंगे तो ऐसे समझ में नहीं आएगा किसी को। आप लोग इतना कंटेंटफुल बात कर रहे हैं, कम से कम थोड़ा शांति से करेंगे तो सबको समझ में आएगा। कांग्रेस पार्टी से क्या कह रहे हैं, जल्दी से सुनते हैं। हिंदवी जी, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि जो बार बार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, हमने नहीं करी, हमने शुरू नहीं किया कहना। इनके अपने लोगों ने कहा है। इनके 6 बार के सांसद अनंत हेगड़े ने कर्नाटक में कहा, लल्लू सिंह जी ने कहा, विवेक देवराय प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने बकायदा एक पेपर पे पूरा आर्टिकल लिखने के बाद कही। प्रीति जी, ये बात कहनी, इनके जो एक्शन है वो तो इस बात को बार बार दिखाई रहे हैं इनके मन में क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है। जिस तरीके से फ्री वाइस देश में खत्म करना चाहते थे, इनके अपने लोग ये बात कह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय संजय राणा जी ने बात उठाई थी पेट्रोल का, बीच में जिक्र ले आए थे, किताब अटल बिहारी के जमाने में क्या था। वो शायद भूल रहे हैं कि $140 क्रूड खरीद कर पर बैरल हमने तेल किस रुपए में दिया, और ये लोग $45 बैरल में खरीद के क्या बेच रहे थे, एक बात। दूसरी बात, डीजल पर जो एक्साइज ₹3 हम लेते थे वो ₹31 लेना शुरू किया, और जो पेट्रोल पर ₹9 एक्साइज हम लेते थे उन्होंने ₹32 लेना शुरू किया। सवाल इस बात का है, 40 लाख करोड़ रुपया कमाया इन्होंने एक्साइज बढ़ाकर, और इनको बहुत सस्ते में खूब मिल रहा है। आदरणीय संजय राणा जी से निवेदन करूंगा कि जो तथ्य हैं उस तथ्य को ना छुपाएं, तथ्य को जनता के सामने रखें कि हम किस रेट में खरीद रहे थे, किस रेट में दे रहे थे, और ये किस रेट में खरीद रहे थे, और कितना गुना इन्होंने एक्साइज बढ़ाकर अपनी तिजोरियां भरी। ये बातें सामने आनी चाहिए। ठीक है, फेक न्यूज़ नहीं फैलाएं। ठीक है। विजय जी, उसके बाद संजय राणा। मैं एक छोटा सा इनका बहुत बड़ा, इन्होंने अभी तेल के ऊपर बोला। मुझे बताइए मनीष जी, बॉन्ड जारी किए थे आपकी सरकार ने? नहीं किए थे। और वो बॉन्ड के पैसे ईरान को कितने 35,000 करोड़ के आसपास मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। इंडिया गठबंधन ने दिए थे पैसे, वो जारी किए थे। तो सच्चाई बोलिए जनता के सामने कि आपने बॉन्ड जारी किए तो हमने दिए। इसका जवाब देना चाहूंगा। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड, जल्दी से हिंदवी साहब। 10 सेकंड में लोकसभा के एक सवाल के जवाब में इनकी अपनी सरकार ने बताया कि प्रति लीटर सिर्फ ₹1 का फर्क पड़ रहा है उस बॉन्ड की वजह से। और वो बॉन्ड भी क्यों लेना पड़ा था प्रीति जी? क्योंकि मैंने कहा ना, $140 प्रति बैरल तेल का रेट पहुंच गया था क्रूड का इंटरनेशनल मार्केट में, और हम जनता को सस्ता तेल दे। ठीक है, संजय राणा, अब संजय राणा नेक्स्ट। संजय राणा जी बोलो। संजय राणा जी, आज आप ऐसे कंडीशन में बैठे हैं, लगता है वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है आपके हिसाब से। आपकी आवाज जनता तक आज पहुंची नहीं है, बाय द वे। हाँ, बड़ा दुख हो रहा है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसकी आवाज आ गई। मैं लास्ट कम से कम चुनाव में पार्टी के कम से कम चुनाव में जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं या पार्टी के प्रवक्ता, उन्हें तो फेवरेबल कंडीशन में होना चाहिए। नहीं, मैं हमेशा रहता हूँ, वैसे तो डिबेट किया, लेकिन आपके डिबेट में पता नहीं क्या हो गया सत्या के समय। मैं मनीष भाई के पास रहते प्रति बैरल की बात करती, प्रति बैरल ज्यादा होता कम होता उसका मतलब नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि प्रति बैरल अगर आप नहीं आ रही, फिर आप बोल।
जब संजय राणा बोल रहे हैं मनीष जी को आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई बात नहीं, अपनी बात पूरी कीजिए संजय राणा जी, बात पूरी कीजिए। अगर 2003 में चला जाओ तो बैरल जो रेट था वो ज्यादा था, लेकिन पेट्रोल का प्राइस था। लेकिन समस्या क्या है, इंडिया अलायंस के पास मुद्दों की कमी है। जहां मुद्दों की कमी होगी, कमी होगी वहां आप बताइए, राहुल गांधी साहब वायनाड से लड़ रहे के खिलाफ एक अलायंस का भाई कैसा गठबंधन है, गठबंधन हो जाता है, दुर्भाग्य हो जाता है। जनता को विश्वास दिलाने के लिए आपके पास मुद्दे होने चाहिए, आपको नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, अपने विचारों को ले जाना पड़ेगा और विचारों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, तब आपकी जनता आपको वोट देगा, अदरवाइज वोट नहीं देगी। देख आप देखिएगा आने वाले जो 4 रिजल्ट होंगे प्रीत होंगे। ठीक है, समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए, आपने अपनी अपनी बात रखी और साथ ही लोकसभा चुनाव आप देख ही रहे हैं, पहले फेज का जो मतदान है 102 सीटों पर वो हो चुका है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनकी बातचीत और मीटिंग भी अगले पड़ाव को लेकर के। ऐसे में 6 फेज अभी और भी बचे हुए हैं, उसमें देखना अभी बाकी है कि पासा किस तरफ पलटता है और खेला क्या क्या होता है। हमारी नजर उस पर रहेगी, हम आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया और देखना न भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।